सभी बच्चे जितने लोग यहाँ पर पढ़ते हैं सभी बच्चों को मनोज पांडे क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और यह एक जो क्लास चलता है प्रयागराज में, ये जुडिशियरी से संबंधित है और इसमें बहुत से सब्जेक्ट हैं और सभी लोग अपना अपना अलग अलग टीचर जितने लोग हैं अपने अपने विषयों को पढ़ाते हैं। हम आपको यहाँ पर साइंस का क्लास देते हैं और हमारा नाम है डॉक्टर ए.के. सिंह और हम बहुत दिन से आपके बीच की सेवारत में हैं और आप लोगों को साइंस के विषय में जानकारी देते हैं। इस साइंस के क्लास में आपको विस्तार से मैं बताऊंगा, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि साइंस के इस क्लास में आपको 4 विषयों से सवाल आते हैं। वो विषय कौन कौन हैं? तो आपको जिन विषयों से सवाल आते हैं वो बायोलॉजी या जीव विज्ञान से, कुछ केमिस्ट्री से भी आते हैं, रसायन विज्ञान से, कुछ आपको फिजिक्स से भी सवाल आते, फिजिक्स से, भौतिकी से, और कुछ सवाल आपको आते हैं साइंस टेक से। साइंस टेक विज्ञान प्रौद्योगिकी से सवाल किए जाते हैं आपसे। तो मैं आज थोड़ी सी जानकारी बहुत कम समय में, और ये बायो से एक चैप्टर है, उस चैप्टर में हम आपको देने जा रहे हैं। ये बायोलॉजी से एक चैप्टर होता है, इसका नाम होता है रक्त या ब्लड। ये तो जुडिशियरी का है ही, लेकिन इसके अलावा किसी भी कंपटीशन में आप जाएंगे तो जरूर इनसे सवाल आता है। आप एक सवाल दे या 2 सवाल दे, जरूर कोई सवाल यहाँ से आता है। तो इन्हीं की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये रक्त या ब्लड में यहाँ पर आपको पढ़ना क्या पड़ता है, या रक्त और ब्लड में आपको जो पढ़ना पड़ता है वो चीज़ें, इतनी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक जो है ब्लड का इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, यानी कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त के अंतर्गत क्या होता है, रक्त का संघटक क्या है, ये पढ़ना पड़ता है। इसके बाद रक्त का फॉर्मेशन कैसे होता है, रक्त निर्माण शरीर में कैसे होता है, इसको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आपको रक्त परिरक्षण, रक्त को कैसे हम रखते हैं, ये पढ़ना पड़ता है। रक्त का थक्का कैसे जमता है, ये पढ़ना पड़ता है। ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये पढ़ना पड़ता है। ब्लड ग्रुप की लेन देन कैसे, किस तरह से की जाती है, आदान प्रदान कैसे होता है, ये पढ़ना पड़ता है। रक्त पॉजिटिव निगेटिव कैसे होता है, इनको पढ़ना पड़ता है। पॉजिटिव निगेटिव की लेन देन कैसे की जा सकती है, किस नियम से किया जाता है, इनको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद रक्त वर्ग माता पिता से संतानों में किस प्रकार ट्रांसफर होते हैं, इनको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद जो है रक्त से संबंधित कुछ बीमारियां आती हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद सर्कुलेशन सिस्टम से संबंधित बातें पढ़नी पड़ती हैं। ये रक्त के चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं आपको। लेकिन यहाँ थोड़ा सा रक्त के विषय में, ये तो आपको बता रहे हैं कि ये सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन रक्त के विषय में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि आप
आखिर किसी भी, चाहे हमारी मानव शरीर हो चाहे कोई भी जंतु शरीर हो, उसमें रक्त की आवश्यकता क्यों है, क्या जरूरत है रक्त की? अब आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जंतुओं की बहुत नीचे से ऊपर बहुत श्रेणियां हैं। कोई जरूरी आवश्यक नहीं है कि सभी जंतुओं में रक्त का फॉर्मेशन हो। जिनकी जरूरत पड़ती है जिन जंतुओं में, उन्हीं के शरीर में रक्त का फॉर्मेशन होता है। तो आप जान लीजिए कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें रक्त होता ही नहीं है। और जंतुओं का जो अध्ययन किया गया है यह मुख्यतः 10 फाइलम के अंतर्गत किया जाता है। और 10 फाइलम में सभी फाइलम के जंतुओं में ये रक्त का फॉर्मेशन नहीं मिलता है, रक्त का निर्माण नहीं होता है। जैसे फाइलम, जैसे इनका वर्गीकरण किया जाता है जंतुओं का, तो आप देखिए नीचे से, निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी की ओर ऐसे संघों को वर्गीकृत किया गया है। जो सबसे नीचे संघ है उसका नाम है फाइलम प्रोटोजोआ। इससे ऊपर थोड़ा विकसित है, इसका नाम है फाइलम पोरीफेरा। इससे ऊपर जो संघ है उसका नाम है फाइलम नाइडेरिया। इससे ऊपर जो संघ है इसका नाम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। इससे ऊपर जो संघ है उसका नाम है फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस। इसके ऊपर जो संघ है आपको फाइलम एनिलिडा। इसके बाद है फाइलम मोलस्का। इसके बाद जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसके बाद फाइलम इकाइनोडर्मेटा। और सबसे लास्ट स्टेज में होता है फाइलम कार्डोटा। अगर इन सब में जंतुओं में हम रक्त की बात देखें तो ये नीचे से जो फाइलम है, जैसे फाइलम प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम आता है, इनमें रक्त का निर्माण होता ही नहीं है। फाइलम पोरीफेरा जिसमें स्पंज आते हैं, इसमें भी रक्त का फॉर्मेशन नहीं होता है। फाइलम नाइडेरिया जिसमें हाइड्रा आता है पौधे, उसमें भी रक्त का फॉर्मेशन नहीं होता है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस जिसमें फीता क्रीम आते हैं, उनमें भी रक्त का निर्माण नहीं होता है। फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस इसमें भी रक्त का निर्माण नहीं होता है। जिसमें एस्कैरिस आता है, पेट का केचुआ जिसको कहते हैं, इनमें रक्त का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इसके बाद वाले जो फाइलम है उनमें रक्त का फॉर्मेशन होता है। अब सवाल यह है कि रक्त का फॉर्मेशन इन जंतुओं में क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि इस जंतु की शरीर ऐसे ही बनी हुई है जिसमें भोजन को, भोज्य पदार्थों को पहुंचाने के लिए और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए उस तरीके की जटिल शरीर नहीं है, जटिल सिस्टम नहीं है कि उनको पहुंचाने के लिए कोई आवश्यक हो। तो रक्त, और रक्त का असली कार्य यही है किसी भी शरीर में, चाहे हमारी शरीर में चाहे किसी भी जंतु के शरीर में, रक्त का फॉर्मेशन उन्हीं लोगों में होता है जिसमें ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों में उपस्थित कोशिकाओं तक पहुंचाने की जरूरत पड़ती है। और जिनकी सरल शरीर है, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स ऊतक नहीं है, उसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उन जंतुओं में ब्लड का फॉर्मेशन की कोई जरूरत ही नहीं रहती है। तो उन जंतुओं में ब्लड का कोई सवाल ही नहीं होता है, इन जंतुओं में ब्लड नहीं होता है। जैसे मैं आपको फाइलम का जो नाम बताए हैं, इन फाइलम में जो जंतु आते हैं उनको देखिए, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, हाइड्रा है, फीता क्रीम है, पेट का केचुआ है, एस्कैरिस है। इन जंतुओं में ब्लड का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, इन जंतुओं में ब्लड नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि जो पोषक तत्व और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है तो ये जंतु अपने आप इसका कार्य कर लेते हैं। कोई इसमें ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत नहीं होती है, न इनमें रक्त वाहिनियों की कोई जरूरत है इसमें। इस तरह से देखने पर आगे के जो सिस्टम है, आगे के जो फाइलम है, उन जंतुओं की शरीर जटिल होती चली जाती है और विभिन्न प्रकार के ऊतकों में, माने कोशिकाओं का जो समूह होता है, उन कोशिकाएं जीवित हैं, इसमें पहुंचाने को, इसमें ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाने की जरूरत होती है। इसलिए उनके शरीर में सर्कुलेशन सिस्टम विकसित हो जाता है। और यह सर्कुलेशन सिस्टम हम लोगों के शरीर में एक जटिल प्रकार का सर्कुलेशन सिस्टम विकसित है। तो हम लोगों के शरीर में, यहाँ आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी की ही बात करना उचित है। तो हम लोगों के शरीर में ब्लड का मतलब क्या है, ब्लड है क्या हम लोगों के शरीर में? तो इसको अगर हम बताते हैं कि हम लोगों के शरीर में ब्लड है क्या, तो ये ब्लड का परिचय होगा।
ये परिचय क्या है, तो इस परिचय को मैं बता रहा हूं। देखिए, हम लोगों के शरीर में जो ब्लड है ये क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। यह कोलाइड विलयन का रूप होता है। यह एक मिश्रण होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात इसकी प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से लेकर 6 लीटर रक्त होता है, लेकिन स्त्री शरीर में 1 लीटर कम अर्थात 4 से 5 लीटर रक्त होता है। और भारी और मोटी शरीर में यह सिस्टम बेकार हो जाता है। और भारी और मोटी शरीर में पूरे शरीर भार का 7% या 1/13वां और 1/14वां हिस्सा रक्त होता है। चाहे इस बटे में कहिए चाहे परसेंटेज में कहिए, दोनों बातें कही है। तो भारी और मोटी शरीर में पूरे शरीर भार का 7% या 1/13वां और 1/14वां हिस्सा रक्त होता है। इस रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का घटना बढ़ना शुगर की मात्रा का घटना बढ़ना कहलाता है। अगर रक्त में कोई ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो आपको कहा जाता है शुगर की मात्रा का बढ़ना घटना। ये शुगर की मात्रा जो घटती बढ़ती है, ये शुगर की मात्रा जो घटती बढ़ती है रक्त में, तो इन्हीं को कहा जाता है ग्लूकोज की मात्रा का घटना बढ़ना। ये दोनों चीज एक ही है। सही पूछे तो ग्लूकोज ही घटता बढ़ता है। इसी को हम लोग अपने अपने भाषा में ले लेते हैं कि शुगर का घटना बढ़ना। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का घटना बढ़ना ही शुगर की मात्रा का घटना बढ़ना कहलाता है। यह घटता बढ़ता रहता है शरीर में। कैसे घटता बढ़ता है? यह खाली पेट में, अगर खाली पेट है तो खाली पेट में ये जो है यह 70 से लेकर के 100 mg तक होता है नॉर्मल रेंज में। mg प्रति डेसी लीटर में होता है, डेसी लीटर में। ये सामान्य दशा में अर्थात खाना खाने के लगभग 4 घंटे बाद शरीर सामान्य दशा में आ जाती है, क्योंकि अमाशय खाली हो जाता है, पेट खाली हो जाता है। सामान्य दशा में यह जो होती हैं, ये तो खाली पेट में 70 से 100 mg है, और सामान्य दशा में यह होती हैं 100 से लेकर 140 mg तक होती हैं शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा। भोजन के बाद यह मात्रा जो होती है, माने भोजन के 1.5 घंटे करीब, 1.5 पौने 2 घंटे, 2.5 घंटे के बीच में ये रीडिंग ली जाती है डॉक्टर द्वारा। ये कहा जाता है भोजन के बाद। और भोजन के बाद ये शुगर की मात्रा जो होती है वह 140 से लेकर 160 mg प्रति डेसीलीटर में आती है। यदि भोजन के बाद 160 से ऊपर आपका शुगर लेवल जा रहा है, भोजन के बाद 160 से 200 के बीच में है, 160 से लेकर 200 के बीच में शुगर लेवल है आपका, तो आप मधुमेह रोग के संक्रमण काल में आ गए। संक्रमण काल में आ गए आप। आपको बचना पड़ेगा। अब आपको बचना है। अगर इसका बचने की कोशिश नहीं करते हैं, यदि अपनी हिफाजत नहीं रखते हैं आप इन शर्कराओं से, तो अगर भोजन के बाद 200 से ऊपर 200 से ऊपर अगर आपका रिकॉर्ड mg से ऊपर रिकॉर्ड शुगर होता है तो आप रोगी घोषित हो जाते हैं। उसको मधुमेह का रोग, मधुमेह मधुमेह या डायबिटीज का रोग कहा जाता है। इसी को हम लोग अपनी भाषा में शुगर का रोग कहते हैं। शुगर की बीमारी हो जाती है। ये 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए। आजकल तो हमें देखा है, आजकल को तो चेक करने पर ये लगता है कि शुगर के पेशेंट 400 500 के करीब में जा रहे हैं आजकल। आजकल एक आकलन के अनुसार, अभी 6 महीने पहले का रिकॉर्ड है, एक आकलन के अनुसार ये शुगर के मरीज और कैंसर के मरीज पूरे दुनिया में सबसे अधिक हैं भारत में। इस तरह से जो है ये इनका रेशियो होता है, रीडिंग होता है।
70 से 100 mg प्रति डेसीलीटर खाली पेट में, और इसके बाद जो है सामान्य दशा में 100 से 140 mg, और भोजन के बाद 140 से 160 mg, और 160 mg से 200 mg ये संक्रमण काल है शुगर का। यह रोग की संभावना में आप आ जाते हैं अगर ऐसा होता है खाना खाने के बाद। तो अगर 200 से ऊपर लेवल आपका शुगर का जा रहा है तो आप स्वयं में मधुमेह रोगी हैं, डायबिटीज के रोगी, शुगर के रोगी घोषित हो जाते हैं। तो ये है आपका ब्लड का इंट्रोडक्शन। अब आप कहिए कि सर इंट्रोडक्शन में कैसे सवाल आएंगे? तो इंट्रोडक्शन में इसमें सवाल इस तरह से आते हैं। देखिए, जितने आपको मैंने वाक्य बताया है, एक एक वाक्य एक एक सवाल है, एक एक वाक्य हमारा एक ही सवाल है। हमने बताया आपको इंट्रोडक्शन में कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यह एक सवाल है। कहता है इस तरह से करता है क्वेश्चन में, कहता है कि रक्त होता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से विकल्प रहता है। रक्त होता है, कहता है एक प्रकार का कंकाल ऊतक होता है, कहता है एक प्रकार का पेशीय ऊतक होता है, पेशीय ऊतक होता है, कहता है कि एक प्रकार का यह तंत्रिका ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, कहता है एक प्रकार का संयोगी ऊतक होता है। तो कौन उत्तर सही होगा? 1, 2, 3, चौथा उत्तर सही होगा। देखिए एक विकल्प बन गया। मैंने एक शब्द केवल कहा कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसमें इस तरह से सवाल आ गया। इस तरह से देखिए दूसरा शब्द है, मैं कह रहा हूं कि रक्त एक कोलाइड विलयन का रूप है, इनसे भी सवाल आता है। कहता है रक्त किस प्रकार के विलयन होते हैं, कहता है कि रक्त किस प्रकार के विलयन होते हैं, कहता है रक्त किस प्रकार के विलयन होते हैं, विलयन होते हैं, विलयन। ये देता है 1, 2, 3, 4 विकल्प इस तरह से रखता है। कहता है रक्त किस प्रकार का विलयन है, कहता है कि सत्य विलयन का रूप, कहता है निलंबनकारी, निलंबनकारी विलयन का रूप, कहता है कोलाइड विलयन का रूप, कोलाइड विलयन का रूप, और चौथा देता है पायस विलयन का रूप, पायस विलयन। ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये केमिस्ट्री में है, ये सब सारी चीजें, इस सब की चर्चा हम करेंगे, लेकिन अभी तो मैं इंट्रोडक्टरी टाइप बोल रहे हैं। तो ये जो है ये कौन सा विलयन होगा अभी बताएं? रक्त एक कोलाइड विलयन का रूप होता है। इसी प्रकार देखिए कितना मैं लिखूंगा, इसी प्रकार देखिए अभी तीसरा मैंने आपको वाक्य बताया कि रक्त एक प्रकार का मिश्रण होता है, ये केमिस्ट्री से लिया गया है। कहता है रक्त क्या होता है, कहता है कि रक्त तत्व और यौगिक होता है, फिर देता है केवल यौगिक होता है, फिर देता है केवल मिश्रण होता है, कहता है तत्व और यौगिक मिश्रण तीनों होता है। तो इसमें कौन सवाल होगा? अभी मैं बताया कि रक्त एक प्रकार का मिश्रण है। इसी तरह से सवाल आते हैं रक्त का पीएच मान होता है, कहता है इतना 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 इतना, कितना पीएच मान? तो अभी बताया 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान क्या है? तो भाई केमिस्ट्री की बात है, जब केमिस्ट्री आपको हम बढ़ाएंगे तो आपको डिटेल देंगे, इसको पूरे एकदम पूरे पीएच ही बता डालते हैं, कुछ नहीं छोड़ते पीएच के संबंध में, चाहे क्षारीय चाहे अम्लीय जो भी होगा, लेकिन वो तो केमिस्ट्री की चीज है। तो ये जो है आपको मैंने बताया कि एक सवाल यहां से आता है, कहता है रक्त की प्रकृति होती है, कहता है हल्की अम्ली, हल्की क्षारी, केवल अम्ली, केवल क्षारी। तो मैंने आपको बताया था कि रक्त की प्रकृति हल्की क्षारी होती है। कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त होता है इतना 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 लीटर, तो अभी मैंने बताया 5 से 6 लीटर। कहता है निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, कहता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिला शरीर में रक्त कम होता है। फिर दूसरा देता है महिला की अपेक्षा पुरुषों में पुरुष शरीर में रक्त अधिक होता है। फिर देता है महिला और पुरुष दोनों शरीर में रक्त बराबर होता है।
चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। इस तरह से सवाल आते हैं। इस तरह से ये निपटने के लिए आपको है। और भी लोक सेवा आयोग से सवाल आते हैं। एक बार पूछता है, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त होता है पूरे शरीर भार का इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट। अभी आपको दो रीडिंग दिए थे, एक दिए थे 7% या 1/13वां, 1/14वां। इस तरीके से सवाल आता है। कभी कभी पूछता है ब्लड शुगर कितना नॉर्मल लेवल में होना चाहिए, तो मैंने नॉर्मल लेवल में अभी आपको बताया था कि 100 से लेकर 140 के बीच में होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन है। और बाकी खाली पेट और खाना खाने के बाद अगर बात कर रहा है तो उसको मैं अभी आपको लिख करके बताया था। ये है आपको ब्लड का इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा एक बात है और चलते हैं एक और पॉइंट पर। रक्त का संघटक क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है। ये देखो, ये तो पढ़ाना बहुत कुछ है इसमें, लेकिन ये है कि थोड़ी सी हम आपको जानकारी देने आए हैं बस। और पढ़ाना तो पढ़ाने का एक सिस्टम होगा, बिना सिस्टम को फॉलो किए तो जानकारी किसी को भी दी नहीं जा सकती। तो इस तरह से है। अब है आपको एक दूसरा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। वो तो जो बताया आपको वो था रक्त का परिचय, था हमारे शरीर के रक्त का परिचय। अब मैं आपको दूसरा बताने जा रहा हूं, रक्त का संघटक। संघटक, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इसके लिए थोड़ा सा हल्का डायग्राम एक देख लीजिए, जो काल्पनिक डायग्राम है आपको समझाने के लिए। देखिए, ये एक बीकर है और बीकर में ये रक्त है, रक्त। ये इस रक्त को ऐसे देखेंगे हम तो केवल रेड कलर में दिखाई, ऐसे बाहर भी कोई भी रक्त आप निकाल करके देखेंगे तो केवल रेड कलर में दिखाई देगा। लेकिन अगर उसमें जानना चाहते हैं कि उस रक्त के अंदर है क्या, तो उसको भाई सूक्ष्म दृष्टिकोण से एनालिसिस करना पड़ेगा, यंत्रों से एनालिसिस करना पड़ेगा, यंत्रों का सहारा लेना पड़ेगा, तभी हम इसकी विषय में जानकारी ले सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर बीकर में रक्त रखा हुआ है, अगर सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसमें दो चीज दिखाई देता है। कौन कौन? एक रक्त का द्रवीय हिस्सा दिखाई देता है, द्रव वाला भाग दिखाई देता है। और जो रक्त का द्रव वाला भाग दिखाई देता है इसको कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा कहते हैं इसको, प्लाज्मा। और इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है कुछ कणिकाएं घूमती हुई दिखाई देती हैं, रनिंग करती हुई दिखाई देती हैं। और जो कणिकाएं रनिंग करती हुई दिखाई देती हैं, जो कोशिकाएं रनिंग करती हुई दिखाई देती हैं, उनको रक्त कणिकाएं कहा जाता है। देखिए, कणिका का मतलब कण से नहीं है, कोशिका होती है। और ये कोशिकाएं जो रक्त में, इस जो ब्लड प्लाज्मा है, इस ब्लड प्लाज्मा में जो कोशिकाएं भ्रमण करती हुई दिखती हैं, उन सभी कोशिकाओं को रक्त कणिकाएं कहा जाता है। तो इसका दूसरा घटक हो जाती हैं रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। तो दूसरा घटक हो जाती हैं रक्त कणिकाएं, इसको कहा जाता है ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड कॉर्पसेल्स रक्त कणिकाएं कहलाती। अब यह रक्त कणिकाएं जो होती हैं, ये दूसरा घटक है रक्त का। एक तो घटक ब्लड प्लाज्मा है और दूसरा घटक हो गया रक्त कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसेल्स। और यह रक्त कणिकाएं जो होती हैं, यह रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक ये है, और ये देखिए, एक ये कणिका ये वाली, एक ये, और एक कणिका ये होती है। ये जो रक्त कणिका होते हैं इसको कहते हैं आरबीसी। आरबीसी, ये जो है इसका नाम है डब्ल्यूबीसी, और ये जो है इसका नाम प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स। ये आप देखिए। तो ये रक्त कणिकाएं जो है, रक्त में देखने पर दो तरह के घटक होते हैं। एक होता है रक्त का द्रवीय वाला भाग, इसको कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। और एक होता है रक्त कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसेल्स। और ये ब्लड कॉर्पसेल्स जो होती हैं, ये रक्त कणिकाएं, ये कणिका नहीं बल्कि आप जानिए कोशिका होती हैं। ये तो रक्त में पाई जाने वाली सभी प्रकार की कोशिकाओं को रक्त कणिकाएं कहा जाता है। और यह रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की होती हैं।
इनको खैर अभी छोड़ते हैं, इधर आते हैं। ब्लड प्लाज्मा कैसे बनता है? तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है यह पूरे रक्त का 55 से लेकर 60% हिस्सा कवर करता है। ये जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा पूरे रक्त का 55 से लेकर 60% हिस्सा कवर करता है। इस प्लाज्मा के अंदर 92% तक जल होता है। ये इस प्लाज्मा के अंदर 92% तक जल होता है। इसके अलावा इस प्लाज्मा के अंदर 17 से लेकर 30 mg यूरिया होता है। यूरिया, रक्त में यूरिया भी होता है, मूत्र में भी होता है। मूत्र में 2.5% होता है और ब्लड में 17 से 30 mg यूरिया होता है। और इनके अलावा इसमें 150 से लेकर लगभग 250 mg कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। इस रक्त में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से धमनियों की दीवारें अवरुद्ध होती हैं, और धमनियों की दीवारें अवरुद्ध होती हैं तो ब्लड जब सर्कुलेट होता है धमनियों में, यहां देखिए ये है धमनी, इसमें रक्त। जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है तो धमनियों की दीवारों में ये पपड़ियां पड़ने लगती हैं, ऐसे ऐसे बैठने लगता है। और जब बैठने लगता है तो छिद्र छोटा होगा। जब यह छिद्र छोटा हो जाता है तो ये ब्लड जो जब जाता है तो ब्लड अवरुद्ध होने लगता है। और जब किसी भी नली में कोई द्रव अवरुद्ध होगा तो नली के दीवार पर एक प्रेशर उत्पन्न करता है इस पर। तो जब जब छिद्र छोटा हो जाता है तो ये नली, जो ये नली है, धमनी की नली जो है, इसके दीवार पर प्रेशर उत्पन्न करता है। ये दबाव डालता है इनके दीवारों पर। और जब दबाव डालता है इनके दीवारों पर, इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। और यह ब्लड प्रेशर जो होता है अभी बढ़ने लगता है। इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। mmHg होता है, पारे का हिसाब रखा जाता है कहीं भी दाब में। तो ब्लड प्रेशर, एक सामान्य ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mmHg होता है। इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और इसको कहते हैं डिस्टोलिक प्रेशर, 80 वाले को। ये नॉर्मल रेंज होता है। तो जब जब धमनियों की दीवारें अवरुद्ध होती हैं तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो हृदय रोग होने लगते हैं। इसलिए रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नॉर्मल होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं बढ़ रहा है तो बीपी बढ़ने का कम ही चांस रहता है। लेकिन यह है कि अधिकतर जो मोटे आदमी होते हैं वो अधिकतर इस रोग के शिकार हो जाते हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल बार बार बढ़ जाता है, बीपी बढ़ने लगता है और हृदय रोग का शिकार हो जाते हैं। अब देखिए बच्चे, ये तो मैंने आपको बताया। इसके बाद इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन मिलते हैं। इन प्रोटीन जो मिलते हैं इनके नाम क्या हैं? देखिए, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन नाम के प्रोटीन मिलते हैं। चाहे आप ब्लड प्लाज्मा में कहिए और चाहे ब्लड में कहिए, दोनों बातें कहिए। चाहे हम कहिए कि मैं लिख रहा हूँ, चाहे हमारा हाथ लिख रहा है, बात वही है। हमारा हाथ हमसे अलग तो है नहीं। तो ब्लड प्लाज्मा ब्लड से अलग थोड़े है। ब्लड में कौन प्रोटीन पाया जाता है? तो जो प्लाज्मा में लिखा रहे हैं, ये ब्लड में कहिए चाहे प्लाज्मा में कहिए। प्लाज्मा में कहेंगे तो और वास्तविकता के नज़दीक होंगे। आप ब्लड में कह देंगे तब वो सही है, तब भी वास्तविक तब भी है। लेकिन जब प्लाज्मा में कहेंगे तो और आप राइट जानते हैं। तो चाहे प्लाज्मा में प्रोटीन कहिए चाहे रक्त में प्रोटीन कहिए, ये भी तो सवाल आते हैं आपको कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन रक्त में पाया जाता है, कौन प्रोटीन रक्त में नहीं पाया जाता है। तो ये सब आपको जानकारी है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन नाम के ये जो प्रोटीन होते हैं ये ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं या ब्लड में पाए जाते हैं, दोनों बातें कही है। अब देखिए, ये रक्त का दूसरा घटक होता है, इसको कहते हैं रक्त कणिकाएं।
ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, ब्लड कॉर्पसेल्स। तो आप जान लीजिए रक्त में पाए जाने वाली सभी प्रकार की कोशिकाओं को रक्त कणिकाएं कहा जाता है, रक्त कणिकाएं कहा जाता है। और यह कणिकाएं जो है 3 प्रकार की होती हैं। एक का नाम है आरबीसी, और दूसरे का नाम है डब्ल्यूबीसी, और तीसरे का नाम प्लेटलेट। जिसको हम आरबीसी कहते हैं, इसका फुल नेम होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। देखिए रेड तो मैंने लिख दिया, ब्लड कॉर्पसेल्स लिखा हुआ है, ब्लड कॉर्पसेल यहाँ लिखा हुआ है। तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसको हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, और बायोलॉजी वाले भाषा में कहते हैं इराइथ्रोसाइस्ट, इराइथ्रोसाइस्ट कहते हैं इसको, इराइथ्रोसाइस्ट। तो ये जो है इराइथ्रोसाइस्ट, इनका क्या कंडीशन है, ये आरबीसी का कंडीशन क्या है मानव शरीर में। तो इधर देखिए बच्चे, ये मानव शरीर में आरबीसी की संख्या भी जानना होता है। मानव शरीर में आरबीसी की कुल संख्या 1 घन mm क्षेत्र में, 1 घन mm रक्त में लगभग 50 लाख तक होती हैं, 50 लाख तक होती हैं। यह पुरुष में 54 लाख तक होती हैं, स्त्री शरीर में 48 लाख तक होती हैं। ये इनका जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। ये जैसे डायग्राम बनाए हैं, देख रहे हैं ना, ये कोशिका है, इसके बीच में केंद्रक होता है। जब रक्त को जब हम पढ़ाते हैं आपको इस चैप्टर, तो इसके पहले एक कोशिका का चैप्टर पढ़ा देते हैं, तो इसमें इफ बट नो क्या कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, ये आप खुद ही जानने लगते हैं। इसके बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि ये कोशिका के अंदर, ये आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होगा। इसमें केंद्रक दिख रहा है तो इसमें केंद्रक होगा, इसमें भी नहीं दिख रहा है तो इसमें भी केंद्रक नहीं है। तो ऐसे ही तो ऐसे भी दिख रहा है। अब देखिए आरबीसी के अंदर ये जान लीजिए केंद्रक नहीं होता है, पहली बात है। देख ही रहे हैं, इसमें डायग्राम बता रहे हैं केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है। और ये जो है मानव शरीर के घन mm रक्त में, ये आपको बताए 50 लाख, ये पुरुष में 54 लाख, स्त्री में 48 लाख, 120 दिन का होता है जीवन का। यह जो आरबीसी होती है ये केंद्रक तो नहीं होता, लेकिन 2 ऐसे जंतु हैं अपवाद में, अपवाद तो कोई नियम होता नहीं, 2 ऐसे जंतु हैं अपवाद वाले, जो ऊंट है और एक पामी जंतु है, अमेरिका में पाया जाता है। इनके आरबीसी में केंद्रक होता है, लेकिन ये हम लोगों की जो आरबीसी है इसमें केंद्रक नहीं होता है। अब देखिए इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन, चाहे रक्त में ही कौन प्रोटीन पाया जाता है, चाहे आरबीसी के अंदर कौन प्रोटीन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन। अगर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन बताएंगे तो और राइट होगा, अगर रक्त में पाया जाता है तब वो हीमोग्लोबिन होता है, ऐसा कुछ है नहीं, ये तो दोनों बात है। तो ये रक्त में के आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है इस हीमोग्लोबिन के कारण। एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो कितना होती है, तो एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है यह 12 से लेकर के 16 ग्राम होता है प्रति 100 ml में, 100 ml में रिकॉर्ड किया जाता है। ये भी सब में बराबर नहीं है। स्त्री शरीर में 12 से लेकर 14 ग्राम, पुरुष शरीर में 14 से लेकर 16 ग्राम, बच्चा में 16 से लेकर 18 ग्राम तक होता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांधकर आज शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। यह आरबीसी या हीमोग्लोबिन का असली कार्य है। शरीर में आरबीसी और हीमोग्लोबिन का असली कार्य होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पूरे शरीर में, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पूरे शरीर में। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांधता है। ये कैसे होता है, यहाँ सिस्टम जानिए। ये जैसे नाक है, मुंह है, इससे हम लोग सांस लेते हैं। इस सांस द्वारा ऑक्सीजन कहाँ गया, श्वास नली में। श्वास नली के बाद कहाँ गया, ये फेफड़े में गया। फेफड़े से फिर कहाँ गया, यह हृदय में आया। और जब हृदय में आया तो हृदय के अंदर ब्लड होता है,
और ब्लड का जो आरबीसी होती है, ब्लड जो जो ब्लड होता है, उस ब्लड में जो आरबीसी होता है उससे हीमोग्लोबिन बन जाता है, और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के अणु बच जाते हैं, और बढ़ने के बाद वो फिर ट्रांसपोर्ट, ब्लड का जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद वह ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं। अब विभिन्न अंग जो जितने शरीर के हैं वो सब कोशिका के बने हुए हैं, तो ये कोशिकाओं तक जाते हैं, और कोशिकाओं के अंदर जब ऑक्सीजन चले जाते हैं तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, उसके अंदर भोजन पच करके ब्लड में आता है तो ग्लूकोज भी जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ग्लूकोज या ऑक्सीजन मिल जाता है, इसका ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी से कोशिकाएं चलती रहती हैं, इसी तरह से ऑक्सीजन जाता है। तो आप जान लीजिए हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांधकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। यह हीमोग्लोबिन और आरबीसी का असली कार्य होता है। इसी प्रकार एक दूसरी ब्लड कॉर्पसेल्स होती है, इसका नाम है WBC, इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं, ये व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं। यह मानव शरीर, यह जो WBC होती है, यह मानव शरीर के 1 घन mm रक्त में ये इनकी संख्या जो होती है औसत जो है 6000 से लेकर 9000 तक होती है। लेकिन इलाहाबाद प्रयागराज में अगर कोई इसका सिस्टम पैथोलॉजी वाले दिखाते हैं तो 4000 से लेकर के 11000 तक नॉर्मल लिखते हैं, लेकिन वैज्ञानिक मत के अनुसार 6000 से 9000 तक होती है। इनका जीवन काल 2 से लेकर 5 दिन तक का होता है, 5 दिन का होता है। यह शरीर में रक्षात्मक कार्य करती हैं, और इसमें देखिए इसमें केंद्रक होता है, तो बोलना ही नहीं, खुद ही दिखा रहा है, इसमें केंद्रक होता है। और इनकी 2 टाइप होते हैं, एक होता है कड़िकामय और एक होता है अकड़िकामय। जो कड़िकामय होता है उसमें 3 WBC आती हैं, एक आती है न्यूट्रोफिल, एक होती है बैसोफिल, और एक होती है इयोसिनोफिल, और एक होती है अकड़िकामय। अकड़िकामय में 2 प्रकार की WBC आती हैं, एक आती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। अब सवाल ये है कि इनका कार्य क्या है। ये जो कड़िकामय होती हैं जिसमें न्यूट्रोफिल होता है, इनकी संख्या सबसे अधिक होती है, और यह शरीर में भ्रमण करके जीवाणुओं का भक्षण करके शरीर की रक्षा करती हैं। एक दूसरी होती है बैसोफिल, या बैसोफिल जो होती हैं इनकी संख्या सबसे कम होती हैं, और शरीर में एक हीपेरिन पदार्थ बनता है, उस हीपेरिन के संवहन में सहायता करती हैं। इस हीपेरिन के कारण ही रक्त में थक्का नहीं जमता है, इन्हीं के ट्रांसपोर्ट करती हैं बैसोफिल। एक होती है इयोसिनोफिल, यह भी एक ऐसा WBC है जिनका कार्य होता है, ये भी जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, लेकिन ये इतना तेज उत्तेजित होती हैं कि उत्तेजना के कारण किसी जंतु, किसी हमलावर को मारने के लिए अपनी संख्या बढ़ाने लगती हैं, और जब अपनी संख्या बढ़ाने लगती हैं बस शरीर में साइड इफेक्ट होने लगता है, और साइड इफेक्ट होने लगता है तो जब साइड इफेक्ट होने लगता है तो कुछ हो जाता है, उसी को हम लोग इस्नोफीलिया का रोग कहते हैं। इस्नोफीलिया का रोग हो जाता है। इस्नोफीलिया लिखा कैसे जाता है, इयोसिनोफिल, और वही LIA लिख देंगे तो इस्नोफीलिया रोग हो जाता है। इस रोग में बार बार सर्दी जुकाम होता है, ठीक नहीं हो पाता है, किसी का सिर दर्द करने लगा तो वो ठीक नहीं होता है, तो ब्लड चेक कराते हैं तो पता चलता है कि इयोसिनोफिल की मात्रा बढ़ गई। इस तरह से जो है इस्नोफीलिया रोग का ये सब लक्षण होता है, अनेक लक्षण है, 1-2 लक्षण हम आपको यहाँ प्रूव कर रहे हैं आपको जानकारी देने के लिए। और सर्दी जुकाम हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, 1 हफ्ते बाद फिर हो जा रहा है, तो इस्नोफीलिया रोग की आपको शिकायत है। एक अगला WBC है, इसका नाम है मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी होती हैं, और सबसे बड़ी इसलिए होती हैं कि वो सक्रिय होकर जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, वो भ्रमण करती रहती हैं, और बहुत तेज सक्रियता के साथ जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। अभी एक जीवाणु का भक्षण कर लिया, अभी पूरा अगर गला नहीं उसके शरीर के अंदर WBC के,
उस मोनोसाइट के, तब तक फिर दूसरे का भी भक्षण कर लिया, तीसरे का भक्षण, ऐसे भक्षण करते करते वो पूरा बढ़ जाता है, उसका आकार ही बढ़ जाता है। इसलिए माइक्रोस्कोप से चेक करने पर उसका आकार सबसे बड़ा दिखता है। इसलिए मोनोसाइट जो WBC है उसको सबसे बड़ी WBC कहा जाता है। एक होती है इस वैरायटी में, उसका नाम है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है तो वो क्या करती है, वह शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में भी भाग लेती है, लेकिन ये दूसरे ढंग से लेती है। क्या करती है ये करती क्या है कि यह किसी हमलावर को ब्लड में देखती है तो उसको मारने के लिए एक घेरा बनाती है चारों तरफ से। घेरा का मतलब जानते हैं, किसी चीज को घेराव कर लेना, एक बाउंड्री तैयार करती है। प्रोटीन का एक चैनल बना देती है ताकि उसको क्रॉस करके कोई हमलावर बाहर न जा पाए। और जब कोई हमलावर बाहर न जा पाए उसको, तो क्या करती है कि जिस बाउंड्री को बनाती है उसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी। उसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। जिसको ये बाउंड्री बनाती है उसको कहते हैं एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी बना करके तब हमलावर को मार देती है। यहाँ देखिए, ये रक्त है, रक्त में ये है आपका लिम्फोसाइट कोशिका। यहाँ हमलावर आ गया, ये हमलावर आ गया, इसको पकड़ती है ये एंटीबॉडी बना करके। ये जो प्रोटीन का चैनल बना इसको एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडी जो है बन गई ये, आज जब बन गई तो अभी भाग नहीं पाएगा, अभी ब्लड में इधर उधर रनिंग कर रहा था, भाग नहीं पाएगा। इसको धीरे धीरे इस एंटीबॉडी को अपना सिकोड़ती जाती है, ये भाग के आते हैं, इसके बाद ये अंदर आ जाते हैं। अंदर आ जाते हैं, WBC जो है इसको फिर अपने आकार में ग्रहण कर लेती है, मार के खत्म कर देती है। ये WBC लिम्फोसाइट इसको कहते हैं, लिम्फोसाइट होती हैं ये और ये मार करके खत्म कर देती हैं। तो इस तरह से ये प्रोटीन का चलन बनाकर यानी एंटीबॉडी बना करके आज शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती है। अगर कोई हमलावर ऐसा हो जो इस लिम्फोसाइट कोशिकाओं को ही मार दिया, अगर इसमें कोई भी हमलावर है और लिम्फोसाइट कोशिकाओं को ही मार दिया, तो उस रोग की दवा नहीं है हमारे पास। जैसे HIV वायरस, HIV वायरस है, ये वायरस ये इन्हीं को मार के खत्म कर देता है। और जब इनको मार के खत्म कर देता है, बस शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली समाप्त हो जाती है। अब जब कोई रोग आपको हो गया तो ठीक ही नहीं होगा, और जब ठीक नहीं होगा तो नतीजा ये होगा कि अब मृत्यु होना है। इसलिए एड्स के बीमारी वाले जितने पेशेंट हैं सब 10-12 साल के बाद ही उनकी मृत्यु होती है। तो इस तरह से ये देखिए WBC की ये वैरायटी हो गई। अभी मैंने आपको बताया, कौन कौन बताए, न्यूट्रोफिल, बैसोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये WBC की वैरायटी हैं ये सब। अब देखिए ये है प्लेटलेट्स, तीसरा है प्लेटलेट्स। इसको क्या कहते हैं, इसको जो है ये WBC को तो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल को, जिसको बायोलॉजी वाले भाषा में ल्यूकोसाइट कहा जाता है इसको, ये WBC वाले में। और इसका जो प्लेटलेट्स होता है, ये प्लेटलेट्स को बिम्बाणु कहते हैं, बिम्बाणु। और इसको बायोलॉजी वाले भाषा में कहते हैं थ्रोम्बोसाइस्ट, ये कहते हैं इसको। ये जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका संख्या कितनी होती है, तो देखिए ये प्लेटलेट्स जो होती हैं, ये प्लेटलेट्स यह मानव शरीर के एक घन mm रक्त में लगभग 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होती हैं। ये इनका जीवन काल जो होता है 8 से लेकर 10 दिन तक का होता है। यह एक अपूर्ण कोशिका होती हैं, अपूर्ण कोशिका, अपूर्ण, इसमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक तो भाई ये कहीं में इसी WBC वाले में न इसमें है न इसमें है, दोनों में नहीं है। से अपूर्ण कोशिका होती हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है। प्लेटलेट्स की एक विशेषता भी जानिए, यह केवल स्तनधारी रक्त में होता है, दूसरे रक्त में नहीं मिलेगा। ये कार्डेटा में 5 आते हैं, कौन कौन, एक मछली, मेढक, सर्प, पक्षी, लास्ट में स्तनधारी। तो ये जो देखिए मछली के कोई रक्त में आप प्लेटलेट्स का सवाल ही नहीं होता है। आपको मेढक हुआ, मेढक में भी नहीं होता है। छिपकली की जितनी जातियां हैं रेप्टाइल वाली, इनमें भी नहीं होता है। जो पक्षी होते हैं
इनमें भी नहीं होता है। पक्षी के भी रक्त में प्लेटलेट्स का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन स्तनधारी जो होते हैं उसमें होता है प्लेटलेट। स्तनधारी में कौन आते हैं? मानव हुआ, बंदर हुआ, कौपी हुआ, गाय भैंस भेड़ बकरी हुआ, ये सब जितने जानवर हैं सब स्तनधारी में आते हैं। स्तनधारी का मेन लक्षण होता है, जान लीजिए, शरीर पर बाल होते हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं, बच्चे देते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं, ये सब स्तनधारी का लक्षण है। अगर यह लक्षण किसी में लागू होता है तो वो स्तनधारी है। स्तनधारी के रक्त में ही प्लेटलेट्स का सवाल है। स्तनधारी को छोड़कर किसी दूसरे जंतु में प्लेटलेट्स का सवाल ही नहीं है, दूसरे जंतु में प्लेटलेट्स नहीं होता है, सीधी सी बात। तो आप जानिए कि इनका प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वह 8 से लेकर 10 दिन तक का होता है। यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं, और डेंगू बुखार आने पर इनकी सर्वाधिक कमी हो जाती है। इनकी सर्वाधिक कमी हो जाती है। डेंगू बुखार आता है तो प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं, हॉस्पिटल में यही समस्या आती है सबसे बड़ी, प्लेटलेट्स की। तो आप जान लीजिए डेंगू बुखार रहने पर प्लेटलेट्स की सर्वाधिक कमी हो जाती है। बहुत बहुत नीचे आ जाता है प्लेटलेट। 1.5 लाख नॉर्मल है, डेंगू बुखार आने पर 40,000 20,000 तक ये इलाहाबाद और प्रयागराज में आ जाता है। अभी इसी साल बहुत परेशान किया था, 20-20 हजार तक प्लेटलेट्स आ गया था। अब प्लेटलेट्स जहाँ नील हुआ तो समझ लिए शरीर को बचा नहीं सकता, कोई बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है। ये केवल डेंगू बुखार से थोड़े कुछ होगा। डेंगू बुखार का असली कारण प्लेटलेट्स की कमी है। और डेंगू बुखार किसी को हो जाता है तो एक बात और जानिए, डेंगू बुखार अगर 40 से कम उम्र है तो वो तो झेल लेगा, लेकिन अगर 40 उम्र को किसी को डेंगू हो गया तो साल भर उनकी हड्डियां मेंटेन करने में रहता है, हड्डियों का भी हड्डी तोड़, इसीलिए हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है डेंगू बुखार को। हड्डियों में साल भर लग जाते हैं उसको, तब जाकर के मेंटेन होता है, यदि 40 से ऊपर अधिक उम्र है आपकी तो। इस तरह से डेंगू बुखार खतरनाक होता है, इसलिए डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के जाता है। तो बच्चे ये आपको मैंने क्या क्या बताया, 2 चीज मैंने आप क्लियर किया। एक मैंने एक ब्लड का इंट्रोडक्शन क्लियर किया, और दूसरा क्लियर किया कि रक्त के अंतर्गत क्या क्या होता है, इसको मैंने क्लियर किया। इसलिए बच्चे जो भी होगा आप लोग इसको समझिए और हमारी बातों को आप गेन करिए अपने अंदर। मैं अभी थोड़ा सा आपके बीच बोला, हमारे पास बहुत चैप्टर हैं और सारे आपके मानक पर हैं, और जिनको मैं पढ़ा देता हूँ तो उसको तो इस सब्जेक्ट में तो किसी प्रकार की कभी कठिनाई नहीं हुई। हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं लेकिन कभी कठिनाई उत्पन्न किसी तरह का हमारे द्वारा हुआ नहीं। इस तरह से बच्चे सबको जो है इस मनोज पांडे क्लासेज में आप लोगों का अभिनंदन है। आइए पढ़िए, और किसी को हम कि चाहे आप विज्ञान पढ़े हों चाहे न पढ़े हों, किसी तरह की किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती है, और सब आपको जानकारी हो जाएगी। आपको विज्ञान का प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। मैं आपके सामने हूँ और रहेंगे हमेशा। धन्यवाद।